इंदौर शहर में सबसे अच्छी खास बात है ना, इंदौर शहर के लोग व्यवहारिक बहुत है। वो कहते हैं ना कि आप पता पूछो वो छोड़ने तक चल देगा। राइट 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 राइट। Sir, what is the journey behind from Pulsar to Mercedes? और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ना आपको लोगों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। ये जमाना जेंजी का है, तो जेंजीज आर क्विक, Right. फास्ट और या फिर वो आलसी है। जेंजीज टाइम वेस्ट करने पर बिलीव नहीं करते। कितना पैसा जाता है आपका अखबारों के पास, कितना पे करते हो उनको आपकी फोटो लगाने के लिए? देखिए आसाराम बापू ने जो किया वो गलत था, लेकिन उनके अंदर अच्छाई जो थी उन्होंने पूरे भारत देश में जहाँ तक मैं जानता हूँ स्पिरिचुअलिटी फैला दी। પૂજ્ય બાપુના ચરણોમાં નતમસ્તક થઈને કહું છું कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, बापू जी से बढ़कर और शक्तिमान कोई नहीं है। दौर में प्रॉपरली एम्प्लॉय नहीं मिल पाते। तब मैंने ये डिकोड किया कि मुझे क्या नहीं करना है। फाइनल गोल क्या है आपकी जिंदगी का? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द अनदर पावरफुल एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट अला बाय वैभव। आज के टाइम पे लोग या तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, या बहुत अच्छे सोशल एक्टिविटीज होते हैं, या फिर स्पिरिचुअल होते हैं, बट इन सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आइदर दे कैन बी अ गुड बिजनेसमैन और आइदर दे कैन बी अ गुड फैमिली मैन। बट टुडे वी हैव अ गुड बिजनेसमैन, अ गुड स्पिरिचुअल पर्सन एंड अ वेरी गुड लीडर। सो वी आर वेलकम टू आवर एपिसोड मिस्टर राहुल गुप्ता टू पॉडकास्ट अला बाय वैभव। सो राहुल भाई, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। So it's been an honor to us to featuring you in our show. And after having so much of a busy life, आपने ये टाइम आज हमारे लिए निकाला, इट्स अ वेरी ऑनर टू अस। सो राहुल भाई, किस मोड में चल रही है आज के टाइम पे लाइफ? ट्रैवलिंग, बिजनेस या फिर फैमिली टाइम? देखो अभी तो लाइफ मल्टी मोड में चल रही है। ओके। उसमें बिजनेस भी है, बिजनेस ग्रोथ के लिए, ट्रैवल माइंडसेट इम्प्रूव करने के लिए, फैमिली टाइम एनर्जी के लिए, क्योंकि बिजनेस से हमें ग्रोथ मिलती है। ओके। राइट। और ट्रैवल मैं आजकल इसलिए कर रहा हूँ जिससे मैं अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से मिलूँ और उनके बारे में समझूँ, उनका माइंडसेट चेक करूँ, उनका माइंडसेट अपने साथ में अपग्रेड करूँ। और फैमिली टाइम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फैमिली टाइम से आपको एनर्जी मिलती है, फैमिली टाइम से आपको डायरेक्शन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। ओके। तो मल्टी मोड में चल रही है। तो आपकी लाइफ की मेन गोल क्या है? मतलब अगर आप जैसे इतने सारे बिजनेसेस कर रहे हो, इतना आप सोशली प्रेजेंस हो रहे हो, तो व्हाट इज द मेन गोल ऑफ योर लाइफ? देखिए मैं लाइफ को एक गेम की तरह लेता हूँ। ठीक है? ओके। तो मेन गोल तो अल्टीमेटली पीस होता है, ठीक है? सुकून, शांति जिसको हम बोलते हैं। ओके। लेकिन जो जैसे अल्टीमेटली हम मोनोटोनस हो जाएँगे अगर लाइफ का गोल सिर्फ़ एक ही रखेंगे कि भई हमें सिर्फ़ सुकून चाहिए, शांति चाहिए, हिमालय पर जाकर बैठना है या फिर ऐसी सुकून शांति वाली जगह पर बैठना है, तो वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा और मुझे थोड़ा-सा किक चाहिए होती है। तो मैं सब चीज़ करता रहता हूँ बीच-बीच में लाइफ में। तो गोल मेन तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि पीस होता है, लेकिन साथ में लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए सब कुछ करना चाहिए। ओके। सो आई हैड बीन सीन योर जर्नी। ओके। सो आप मुझे ये बताइए कि आप मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हो क्या अपनी लाइफ में? देखिए कंटेंट दोनों तरह का होना चाहिए। ओके। मोटिवेशनल भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। मोटिवेशनल कंटेंट आपको स्पीड देता है। ओके। राइट। मोटिवेशनल कंटेंट से आपको स्पीड मिलती है, आपको नॉलेज मिलती है उससे। लेकिन स्पिरिचुअल कंटेंट से आपको डायरेक्शन मिलती है, सही दिशा मिलती है। तो दोनों दोनों कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। मैं दोनों ही लेता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर स्पिरिचुअल कंटेंट लेता हूँ। और मैं आज के यूथ को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि मोटिवेशनल कंटेंट पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए कोई पर्टिकुलर माइंडसेट पर फोकस करें। आप एक पर्टिकुलर पर्सन जिसका माइंडसेट आपको समझ में आ रहा है ना, उस पर फोकस करें और उसको एज़ आप मोटिवेशन लें। लेकिन एक इसमें एक हैक और है कि जब आप स्पिरिचुअल कंटेंट लेते हैं, तो स्पिरिचुअल कंटेंट से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो जिससे आपको सेल्फ मोटिवेशन आता है। ओके। तो स्पिरिचुअल कंटेंट लेना शुरू कर देंगे ना अगर आप, तो आपको मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट। ओके। सो आई हैड बीन सीन योर जर्नी फ्रॉम फ्रॉम बेसिक टू नाउअडेज़। ओके। सो आप हमारे यूथ को बताइए, क्योंकि ये
बहुत ही लोग क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए, सर व्हाट इज द जर्नी बिहाइंड फ्रॉम पल्सर टू मर्सिडीज? ओके। तो जर्नी तो एक तरह से रोलर कोस्टर की तरह ही रही है। ओके। ठीक है, मेरी जर्नी में कई अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं और कई सारे बिजनेस ऐसे भी हुए हैं जो उतना सक्सेसफुल नहीं रहे, काफ़ी सारे बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन मैंने मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, मैंने अपनी जर्नी स्मूथ करने के लिए ना सारी चीज़ें डिकोड कर ली हैं। हम्म। ठीक है, तो वो डिकोड ऐसे हुई है जिस तरह से एक ट्रेन होती है, ट्रेन में कोच होते हैं, हम्म। तो वो जब जैसे ट्रेन का इंजन आगे चलता है तो उसके साथ में कोच भी उसी डायरेक्शन में चलते हैं। तो बिल्कुल। मैंने मेरी जर्नी को, मेरे इतनी सारी चीज़ों को सब एक साथ इस तरह से सिंक्रोनाइज़ किया है, ऐसा इकोसिस्टम बनाया है, जिससे सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज़ और स्मूथ चल रही हैं। ओके। अभी जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किए थे तो काफ़ी सारे स्ट्रगल्स आए थे, तो वो स्ट्रगल आने के साथ में तब मैंने ये डिकोड किया कि मुझे क्या नहीं करना है, उससे सक्सेस जल्दी मिलती है। हम्म। क्या करना है ये तो आपको सब लोग बता देंगे, लेकिन बिल्कुल। क्या नहीं करना है ये आपको हर कोई नहीं बता सकता। करेक्ट बात। तो इससे मुझे सबसे ज़्यादा मदद मिली मेरे मेंटोर से, जो मेरे मेंटोर हैं मिस्टर दिलीप शर्मा। वो मैं अपने आप को लकी फ़ील करता हूँ कि वो मेरे साथ 4 से 6 घंटे डेली रहते हैं और स्पेसिफ़िकली वो मुझे बताते हैं क्या करना है। स्पेसिफ़िकली ये मुझे उनके साथ रहकर पता चलता है कि मुझे क्या नहीं करना है, हम्म। क्योंकि हर इंसान के अंदर राक्षस छुपा हुआ होता है, बिल्कुल राइट? तो वो राक्षस नहीं बाहर आना चाहिए। करेक्ट बात है। हाँ। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है? एक स्किल है या सैक्रिफाइस है? एंड हाउ यू विल मैनेज दिस थिंग? ओके। तो टाइम मैनेजमेंट एक स्किल भी है और एक सैक्रिफाइस भी है। स्किल इसलिए क्योंकि आपको कुछ टेक्निक सीखना पड़ती हैं। जैसे मैं जैसे मेरी टू डू लिस्ट में 30 से 35 काम, 40 काम पर डे होते थे, तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती थी वो सारे टास्क कंप्लीट करने में 1 दिन में, और नहीं हो पाते थे तो काफ़ी डिमोटिवेशन भी फ़ील होता है। तो कुछ सालों पहले मैंने इसको एक मैट्रिक्स पढ़ी। उस मैट्रिक्स में ऐसा था कि 2 पार्ट में उस मैट्रिक्स के 4 क्वाड्रेंट थे, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। तो ऐसे काम जो अर्जेंट हैं और इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं खुद करता हूँ। ओके। ऐसे काम जो अर्जेंट हैं और लेस इम्पोर्टेंट है या नॉट इम्पोर्टेंट है, उनको मैं डेलीगेट करता हूँ। ओके। ऐसे काम जो अर्जेंट नहीं हैं और इम्पोर्टेंट हैं, उसको मैं बाद में करता हूँ, पोस्टपोन कर देता हूँ, और ऐसे काम जो नॉट अर्जेंट हैं और नॉट इम्पोर्टेंट है, वो काम मैं डिलीट कर देता हूँ अपनी टू डू लिस्ट से। तो उससे एक दिन में मुझे एक पर्टिकुलर सेलेक्टिव टास्क करने का मौका मिला और वो ईज़िली होने लग गए। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट हुआ। जी। तो टाइम मैनेजमेंट एक स्किल भी है। अब सैक्रिफाइस कैसे? क्योंकि अगर आप सबको खुश नहीं कर सकते, बिल्कुल आप सही। सबके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है? आज के यूथ को भी मैं यही गाइड करना चाहूँगा कि सबके लिए अवेलेबल रहना बंद कर दो, क्योंकि लोग आपसे आपके काम के लिए मिल रहे हैं। तो जब तक आप लोगों के काम में आ रहे हो, तब तक आप उनके मतलब के हो। जब आप काम में आना बंद हो जाओगे, तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, बिल्कुल। राइट? तो अवेलेबिलिटी छोड़ना चाहिए व्यक्ति को। ओके। ठीक है? क्योंकि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको समय चुराना पड़ेगा ना, कहीं से तो चुराना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। तो वो एक सबसे बड़ा सैक्रिफाइस होता है जब आप फैमिली से टाइम चुराते हो, जब आप फैमिली को टाइम कम देते हो। तो मैं फ़ोकस करता हूँ, मैं शाम को जब ऑफ़िस से घर पहुँचता हूँ 8 बजे 9 बजे, तो मैं अपना फ़ोन साइड में रख देता हूँ और मेरा पूरा फैमिली टाइम रहता है। और इसके लिए मैं 1 क्वार्टर में 1 या 2 महीने 3 महीने में एक डोमेस्टिक ट्रिप करता हूँ फैमिली के साथ में। 1 साल में मैं 2 से 3 इंटरनेशनल ट्रिप भी कर लेता हूँ फैमिली के साथ में, तो जिससे पूरा टाइम फैमिली के लिए रहता है। तो ये बैलेंस हो जाता है सारी चीज़ एक साथ। ये तो नहीं बोल सकते कि वो टाइम बैलेंस हो जाता है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि फैमिली को टाइम देना भी ज़रूरी है। करेक्ट बात। बैलेंस, क्योंकि जब आप 0 से 10 की रेस में रहते हैं ना, तो आप फैमिली को टाइम बिल्कुल नहीं दे पाते। बिल्कुल सही। मैं भी जब 0 से जब स्ट्रगल मोड में था, 0 से 10 में था, तब मैंने अपने फैमिली को बहुत कम टाइम दिया। और जब व्यक्ति 10 से 100 की रेस में रहता है ना, तो फैमिली को टाइम देना चाहिए। क्योंकि आपका स्ट्रगल मोड तब तक खत्म हो चुका होता है और तब आप अपने बिज़नेस को एक ऑटो पायलट मोड में ले जा सकते हो। करेक्ट बात है। सो ये ज़माना जेन ज़ी का है, ओके, एंड थाउज़ेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज़ आर वर्किंग इन योर कंपनी, राइट, ओके। सो जेन ज़ीज़ आर क्विक, राइट, फास्ट, और या फिर वो आलसी हैं? आप मुझे ये बताओ। ओके। देखिए, जेनज़ीज़ अभी तक की सबसे स्मार्ट जनरेशन है, ठीक है? टेक फ्रेंडली है और उनका जो बेसलाइन है ना, वो काफ़ी फ़ास्ट है, ओके। ठीक है? वो उनका जो, ये बोल सकते हैं हम कि जेनज़ीज़ थोड़ा-सा प्रीमियम कंटेंट पर बिलीव करते हैं, प्रीमियम सेगमेंट पर बिलीव करते करेक्ट हैं। बात। जेनज़ीज़ टाइम वेस्ट करने पर बिलीव नहीं करते। बिल्कुल। जैसे एक समय पर ऐसा अपनी पिछली जनरेशन में ऐसा हुआ करता था कि बिज़ीनेस को एक अचीवमेंट माना जाता था। बिज़ी होना एक अचीवमेंट माना जाता था, लेकिन जेनज़ीज़ ने उसको कन्वर्ट करके उस अचीवमेंट को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्टिविटी पर, क्योंकि प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि जेनज़ीज़ अगर अपने अंदर कुछ और क्वालिटीज़ इम्प्रूव कर लें, जैसे अगर वो थोड़ा-सा पेशेंस हो जाएँ, थोड़ा और मैच्योर हो जाएँ, तो अब तक की सबसे पावरफुल जनरेशन बन सकते हैं। ग्रेट। क्योंकि जेनज़ीज़ को अगर पर्पस दिया जाए, वो पर्पस ड्रिवन है, जेनज़ीज़ पर्पस ड्रिवन है। अगर आप उनको पर्पस दे देंगे ना, तो एक टास्क को वो रात भर बैठकर भी वो टास्क कंप्लीट कर लेंगे, करेक्ट बोला। राइट? लेकिन अगर आप उनको एक 15 सेकंड का ऐड दिखाएँगे ना, तो वो फिर 5 सेकंड में स्किप कर देंगे उसको। करेक्ट। 15 सेकंड का ऐड भी नहीं देख सकते। सही बात है। जैसे कि आप बहुत स्पिरिचुअल है, ओके, रियल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है? ओके। तो स्पिरिचुअलिटी होता है एक इनर पीस को फाइंड आउट करना, ओके। राइट? जैसा मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन स्पीड देता है, स्पिरिचुअलिटी डायरेक्शन देती है। एग्जैक्ट। तो एक इंसान को सही डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में काम करना है, क्या नहीं करना है, वो सब स्पिरिचुअलिटी से पता चलता है। ओके। और अगर कोई पर्सन ये बोले कि मैं स्पिरिचुअल कम हूँ, बट मैं हार्ड वर्कर हूँ, ओके। तो क्या उसको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा? देखिए, अगेन वही चीज़ है, हार्ड वर्क से आपको स्पीड मिल सकती है, ओके। ठीक है? लेकिन स्पिरिचुअलिटी से आपको हार्ड वर्क आप कर रहे हो, लेकिन किस डायरेक्शन में कर रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने हार्ड वर्क, इसीलिए बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क कभी-कभी स्मार्ट वर्क ज़्यादा बेटर होता है। तो स्मार्ट वर्क इसलिए होता है कि आप उस काम को कम समय में और सही डायरेक्शन में करना सीख जाते हो, राइट? इसीलिए कभी-कभी स्मार्ट वर्क ज़रूरी होता है, स्मार्ट वर्क इसलिए ज़रूरी होता है। राइट? आजकल काफ़ी लोग स्टार्टअप खोलते हैं, ठीक है? स्टार्टअप का ज़माना चल रहा है, राइट। ओके। अगर मैं बहुत ब्लंट लैंग्वेज में बोलूँ तो लोग चाय की टपरी भी खोल के कहते हैं कि आई हैव बीन ओपन माय स्टार्टअप, या मोमोज़ का कुछ अगर एक स्टॉल भी खोले तो बोलते हैं मैं स्टार्टअप है। हाँ। तो आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताओ व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन अ बिज़नेस और एन स्टार्टअप? बिकॉज़ आई नो दैट आपने स्टार्टअप किया, दैट इज़ एन स्टार्टअप, तो बिज़नेस और स्टार्टअप में एक डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। हुँ, स्टार्टअप मतलब मेरा पहला स्टार्टअप आई थिंक 15 साल पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो तब लोग स्टार्टअप का असली मायने नहीं जानते थे, लोग इसका मतलब भी नहीं समझते थे। स्टार्टअप शब्द अभी कुछ सालों में ही ट्रेंड में आया है। जी। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आज के यूथ को या आपकी ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टार्टअप का मतलब होता है एक न्यू प्रॉब्लम या एक यूनिक प्रॉब्लम विद अ न्यू सॉल्यूशन। ओके। एक कोई ऐसी प्रॉब्लम जो अभी तक मार्केट में जिसको किसी ने डिकोड नहीं किया है, और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन, चाहे उसमें टेक इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, एक नया सॉल्यूशन होना चाहिए। कोई भी आजकल लोग कोई भी जैसा आपने बताया चाय की दुकान खोलते हैं या कपड़े की दुकान खोलते हैं और बोलते हैं स्टार्टअप है, तो वो स्टार्टअप नहीं होता, वो बिजनेस होता है, एग्ज़ैक्टली। राइट? तो स्टार्टअप में एक यूनिक प्रॉब्लम और एक यूनिक सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, करेक्ट बात। और उसको आप टेक इन्वॉल्व कर सकते हो, उसमें आप उसको आप जिस भी स्टार्टअप को आप अगर जिस भी बिजनेस को ग्लोबली एक्सपांड कर सकते हो ना टेक्नोलॉजी के साथ में, वो स्टार्टअप बोल सकते हैं हम लोग उसको। करेक्ट और बोला। आजकल कुछ चाय की शॉप भी हैं जो लोग जिसको स्टार्टअप बोल रहे हैं, तो अगर वो एक यूनिक आइडिया के साथ आ रहे हैं, उसमें टेक इन्वॉल्व कर रहे हैं और ग्लोबली एक्सपांड कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसको भी स्टार्टअप बोला जा सकता है। ओके, ओके। So we have been globally we have been seeing your brother bond. Yeah. Okay, and it's very beautiful. So I just want to ask that what is the value of brotherhood for you? ओके। तो एक आपकी आपस में जुगलबंदी बताओ आपके और आपके भाई के बीच की। तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, मतलब रोज़ हमारी लगभग बात होती है फ़ोन पर, बहुत बहुत ठीक है, मेरे भाइयों से बात होती रहती है, और हम लोग फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं, हम लोग ग्रोथ के बारे में डिस्कस करते हैं, हम लोग आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, हम लोग जो है मस्ती भी करते हैं काफ़ी, ठीक है? और ये मानकर चलें आप कि ब्रदर बॉन्ड हमने सीखा है मॉम-डैड से। मॉम-डैड ने शुरू से ही ऐसे संस्कार दिए हैं कि लाइफ में कोई व्यक्ति इन फ्यूचर काम में आए या ना आए, आपका भाई ज़रूर काम में आएगा। करेक्ट बात। तो वो संस्कार मॉम-डैड ने दिए हैं, और वो आजकल सबको अपने भाइयों के साथ में तालमेल बनाकर ही रखना चाहिए, और मॉम-डैड से ये चीज़ सीखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। अच्छा, आप एक बिज़नेसमैन हैं बेसिकली, अगर कोर देखा जाए तो यू आर अ बिज़नेसमैन, राइट। ओके, और एन एंटरप्रेन्योर, ओके। बट आप सोशली भी बहुत एक्टिव हैं, ओके। हुँ। सोशल एक्टिविटी की मोटिवेशंस कहाँ से आती है आपके अंदर? शुरू से ही मुझे अच्छा लगता था लोगों की मदद करना, लोगों के काम में आना, लेकिन मेरी लाइफ़ चेंज की कोविड के दौरान। मेरी लाइफ़ चेंज हुई कोविड के दौरान। ओके। कोविड के दौरान जब मैंने लोगों को देखा इस तरह से परेशान होते हुए, लोगों जब पड़ोसी भी लोगों की मदद नहीं कर पाते थे, हुँ।
और रिश्तेदार भी लोगों के काम में नहीं आए, उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी जब लोगों के काम में नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक स्टेप आगे फॉरवर्ड स्टेप लेकर कोई लोगों सपोर्ट की था उस समय आपके पीछे? शुरू में तो नहीं था, शुरू में तो स्ट्रगल ही था। मैंने अपना बिज़नेस टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करके लोगों की मदद की। लेकिन जैसे-जैसे मैं लोगों की मदद करते गया, लोग मुझसे जुड़ते गए, पुलिस प्रशासन के साथ भी मैंने काम किया, काफ़ी सारे एचएनआईज़ के साथ भी मैंने काम किया ओके, और हमने उस समय लगभग मतलब मैंने इंडिविजुअली देखा जाए तो 10,000 से ज़्यादा लोगों की मदद करने का मुझे मौका मिला। सो रियली ग्रेट। हाँ, तो मुझे उसमें अच्छा लगने लगा मतलब मुझे किक मिलती है लोगों की मदद करके। ओके। एक वो आपने लाइन बताई थी हमको, हाँ। वो भगवान ने आपको एक भेजा है, वो अच्छा, प्लीज़ बताइए? वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ओके। तो देखिए हम सब ना इस धरती पर टेनेंट हैं, ठीक है? जिसका हम रेंट पे नहीं कर रहे हैं। रेंट पे किसको करना है? अ, हम सबको किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। बिल्कुल। तो हमें रेंट पे किसको करना है? भगवान को करना है। और भगवान के पास जो करेंसी चलती है, वो चलती है आपके कर्मों की करेंसी। आप लोगों को कैसे कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने तो सभी लोगों को बनाया है ना। वैसे आप अगर भगवान के बनाए हुए किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करेंगे तो भगवान को भी अच्छा लगेगा। करेक्ट बात है। क्योंकि वहाँ पर जो करेंसी चलती है वो आपके कर्मों की चलती है। जी। तो मेरा यही मानना है कि आप लोगों की सेवा करते रहो, आप प्रकृति की सेवा करो, आप पशु सेवा करो, तो वही एक है जो ऊपर वाले को आप वही ऊपर वाले को जो आप दे सकते हो एज़ अ रेंट, मेंटेनेंस ये सब। अच्छा, मैं सुबह उठता हूँ, हाँ, अखबार खोलता हूँ, आपका चेहरा दिख जाता है। ओके, हफ्ते में 1 बार तो दिख ही जाता है। हाँ। कितना पैसा जाता है आपका अखबारों के पास? कितना पे करते हो उनको, आपकी फ़ोटो लगाने के लिए? ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये लोगों को बताना भी चाहूँगा और कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं अपने पीआर पर बिल्कुल खर्च नहीं करता। अच्छा, मैंने आज तक किसी भी मीडिया के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं किया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो वो ऑर्गेनिक होना चाहिए कर और मीडिया का प्यार है ये मेरे लिए मतलब बहुत सारे मीडिया के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के थ्रू फ़ोन के थ्रू। तो जब मैं कोई ऐसा कुछ रहता है, कुछ न्यूज़ रहती है तो मैं व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेता हूँ और वो अगले दिन खबर बन जाती है। कई बार तो मुझे भी नहीं पता चलता कि ये खबर बन गई है। तो ये मीडिया का प्यार है, आप लोगों का प्यार है और मेरा यही मानना है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना और लोग उसको कवर कर रहे हैं तो ये एक दूसरे जो लोग देख रहे हैं ऑडियंस उनके लिए भी मोटिवेशन है और हमें भी अच्छा फ़ील होगा अगर लोग भी उस चीज़ को फ़ॉलो करने लगेंगे तो। ओके। सो एक इंसान की हर चीज़ की एक स्टेज होती है हाँ। कि बिज़नेस में मुझे यहाँ जाना है, ओके, सोशल एक्टिविटीज़ में मुझे यहाँ जाना है। अब आप कई तौर से आप जैसे एक वैश्य समाज के आप देश भी हैं, हाँ। तो आर यू लुकिंग फॉर योरसेल्फ इन अ पॉलिटिक्स इन अ फ्यूचर? नहीं, कभी ऐसा क्या कुछ प्लान है क्या आपका? ओके, नहीं ऐसा तो कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं है कभी कि पॉलिटिक्स जॉइन करूँगा। ओके, मैं मतलब मुझे लोगों की सेवा करने में, लोगों की मदद करने में मज़ा आता है, तो मैं वही चीज़ कंटिन्यू करूँगा। ओके। नाउअडेज़ पीपल आर मोर इंटू मिथ्स और समथिंग, हाँ, ओके। तो एक मिथ होना किसी भी चीज़ का और एक नॉलेज होना, हाँ, दोनों में क्या फ़र्क है? ओके। तो देखिए मिथ को मैं ऐसे देखता हूँ कि मिथ इज़ अ इन्फॉर्मेशन और वी कैन से मिस इन्फॉर्मेशन। और माय ट्रुथ, इस दे पर्सन का ट्रुथ। हो सकता है, एग्ज़ैक्ट हो सकता है। सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, जो भी मिथ को 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो जो जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। एक जो जानकारी सदियों से चली आ रही है, उसको लेकर भी देख सकते हैं। ठीक है? तो जो जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल है, वो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो या गलत हो। करेक्ट बात है। ठीक है? वो उसके लिए आपको आपकी समझदारी से आपको चेक करना पड़ेगा, आपको उस तरह के जो है प्लेटफ़ॉर्म्स पर देखना पड़ेगा कि वो जानकारी सही है या नहीं। लेकिन इंटरनेट पर दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं, मिथ्स और फैक्ट्स दोनों अवेलेबल होते हैं। सो वी शुड कंज्यूम अ फैक्ट्स नॉट अ मिथ। यू शुड कंज़्यूम अ इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन को आपको एज़ वो इन्फॉर्मेशन मिथ है या फैक्ट है, ये इंसान अपनी खुद की समझदारी से पता लगाना चाहिए। ओके। सो अच्छा, अब एक मेरा क्वेश्चन था आपसे, रियल ट्रुथ ऑफ लाइफ क्या है? फाइनल गोल क्या है आपकी ज़िंदगी का? ओके, देखिए रियल ट्रुथ ऑफ लाइफ शुड बी पीस इन आवर लाइफ। सुकून में रहना, शांति में रहना जैसे मैंने आपको बताया। तो असली सच तो यही है। ओके, सत्य क्या है? ओके, तो सत्य समझने के लिए आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को समझना पड़ेगा। ये तो एक इंसान के अंदर सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, कॉन्शियस माइंड भी होता है। हमारे कॉन्शियस माइंड हमारा 2 तरह का होता है। एक होता है एक्टिव माइंड, एक हुँ, होता है स्टोर्ड माइंड। स्टोर्ड माइंड में हमारी आदतें और
बिलीफ, यादें, ये सब उसमें रहता है। ओके। और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो ईश्वर के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है। अच्छा, ओके। और जो ईश्वर का सबकॉन्शियस माइंड है, वो कनेक्ट होता है ईश्वर के कॉन्शियस माइंड से। हाँ। और वो कनेक्ट है सीधे राम से। ओके। तो राम ही असली सत्य है। और वहाँ तक पहुँचना होता? वहाँ तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, आपको राम नाम जप करना पड़ेगा। नाम जप से ही आप ईश्वर के सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट कर सकते हो। वाह! चलो, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, हर बुरे आदमी में भी एक अच्छाई होती है। हाँ। ये आपने बताया था मुझे, हाँ। कि आपने कहा था कि मैं कभी भी किसी में बुराई देखता ही नहीं हूँ ज़्यादातर। राइट। ओके, मोस्टली सब में अच्छे देखता हूँ। राइट। एक ऐसे शख्सियत की जो आज के टाइम में बहुत वायरल भी हैं, उनके बहुत भक्त भी हैं, हाँ। उनके बारे में कोई एक अच्छाई बताना जिनका नाम है आसाराम बापू। ओके। उनकी अच्छाई बता दो आप कुछ। ओके। देखिए, आसाराम बापू ने जो किया वो गलत था। ओके। रावण ने जो किया जिस तरह से, वो भी गलत था। रावण भी काफ़ी अच्छा इंसान है। रावण भी अच्छे इंसान थे। बिल्कुल। तो आसाराम बापू ने जो गलत किया वो तो गलत था, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन उनके अंदर अच्छाई जो थी, उन्होंने पूरे भारत देश में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, स्पिरिचुअलिटी फैला दी थी। बिल्कुल, जिस समय धन मतलब फैला दिया था। जब हम लोग छोटे थे, जब मैं नाना जी के घर जाता था समर वेकेशंस में, तो सब हर घर में जनरली उस समय सत्संग हुआ करते थे। ओके। तो लोगों को धार्मिक बनाना उस समय उन्होंने सिखाया। तो वो चीज़ उनकी अच्छी थी। बाकी जो उन्होंने किया वो गलत था। उसको तो कोई एक आपने कहा था कि आपने उनका एक कोट पढ़ा था, वो आपको हाँ, अच्छा लगा था। आसाराम बापू का एक कोट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और प्रभावित किया, और मैं फ़ॉलो करता हूँ उसको। वो कोट है, "जो जैसा सोचता है और उस डायरेक्शन में करता है, वो वैसा ही बन जाता है।" अगर आप नेगेटिव सोचोगे, सोचने से नहीं बनेगा कोई व्यक्ति। मैं सोचूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव हो जाए और वो हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। जो जैसा सोचता है और उस डायरेक्शन में करता है, ओके। उसको वो चीज़ मिल जाती है। ओके, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि आप जो सोच रहे हो और उस डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो वो तो आपको मिलेगा ही ना। या तो आज मिले, कल मिले, या फिर कभी कभी ना कभी तो आपको वो मिलेगा। ओके। अच्छा, आपका बिलीफ क्या है, सक्सेस का असली ड्राइवर कौन है? ओके, टाइमिंग या हार्ड वर्क? ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन की ग्रोथ के लिए तो हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। ओके। ठीक है, लेकिन इफ़ यू आस्क मी ऑन अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। ओके। एक जैसे सपोज़ हम लोग मेटावर्स में हैं, मेटावर्स में मैं काम कर रहा हूँ। अभी मेटावर्स अभी लोगों को समझ में नहीं आता है, जी। ठीक है? और मैं उसमें कितनी भी मेहनत करूँगा, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, उसमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, उसकी यूटिलिटी समझ में नहीं आ रही है। मेटावर्स इज़ अ वर्चुअल थिंग। ओके। सपोज़ आप मेटावर्स में बुर्ज खलीफा से कूदने का अनुभव भी ले सकते हैं, आप मृत्यु का अनुभव ले सकते हैं। ओके। मेटावर्स इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी वो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो वो टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही है। तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके। राइट। अच्छा, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन आवर पॉडकास्ट, हम सबसे पूछते हैं ये चीज़। ओके, रियल डेफिनेशन ऑफ सनातन क्या है? ओके, तो रियल डेफिनेशन ऑफ सनातन, ठीक है। देखिए, सनातन का मतलब होता है शाश्वत, जो कभी मिट नहीं सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो चीज़ निरंतर चलती रहेगी। लेकिन मेरे हिसाब से, जो मेरी स्टडी है उसके हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है सनातन का मतलब है अप अपनी व्यक्ति की जर्नी को फाइंड आउट करना, अंतर यात्रा को फाइंड आउट करना, वो सनातन है। ओके। अच्छा, दुबई, मुंबई, सिंगापुर, बैंगलोर, दिल्ली, इंदौर, फैम सब जगह मैं घूम फैमिली ऑफिस, हाँ, हाँ। ठीक है? फैमिली ऑफिसेज़ भी हमारे फैमिली ऑफिसेज़ हैं आपकी इन सब जगहों पे। हाँ, तो इंदौर में क्यों रुके हुए हैं आज तक? हाँ। देखिए, इंदौर हमारा बेस है, और ओके। इंदौर शहर मुझे बहुत पसंद है। इंदौर में, मतलब, ये मानकर चलें आप कि इंदौर क्लीनलीनेस में भी नंबर 1 पिछले 8 सालों से आ रहा है। इंदौर के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत मदद करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे मैं दुबई जाता हूँ, तो हमारे रेज़िडेंस की बिल्डिंग में एक फ्लैट में कोई रह रहा है, उसमें दूसरे फ्लैट में कोई रह रहा है, उसमें उनको मतलब नहीं होता है। अच्छा। सेम एज़ इट इज़ मेट्रो सिटीज़ में भी होता है हुँ। कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। ओके। इंदौर शहर व्यवहार पर चलता है। बिल्कुल। इंदौर शहर में सबसे अच्छी ख़ास बात है ना, इंदौर शहर के लोग व्यावहारिक बहुत हैं। ब आपको जहाँ भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही हो, आपके पास लोग हैं, आपके पास
आपके फ्रेंड सर्कल है यहाँ पर, यहाँ पर व्यवहारिकता चलती है। वो कहते हैं ना कि आप पता पूछो वो छोड़ने तक चल जाएगा। राइट, 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 राइट। तो ये हो सकता है। अच्छा, हर सिटी की एक अंडररेटेड चीज़ भी होती है, तो इंदौर की मोस्ट अंडररेटेड अंडररेटेड प्रॉब्लम क्या है? तो अभी फ़िलहाल में तो ट्रैफ़िक है। ओके। ट्रैफ़िक इज़ द अंडररेटेड प्रॉब्लम ऑफ इंदौर, मतलब जो कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इंदौर शहर शासन प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है, तो अगले कुछ 1 से 2 सालों में, 3 सालों में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मेट्रो ट्रेन भी आ रही है इंदौर में अक्सर। एग्ज़ैक्टली। तो ये स्टार्ट हुई है कई जगहों पे। हाँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी काफ़ी जल्दी। अच्छा, काफ़ी ऐसे बिज़नेसमेन्स को मैंने बोलते हुए सुना है कि इंदौर में प्रॉपरली एम्प्लॉयी नहीं मिल पाते अच्छे से। हाँ, तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है? ओके, ठीक है। और उसके कारण काफ़ी बिज़नेस बंद भी होते हैं। ओके, तो इसका एक सॉल्यूशन है। मतलब आप अच्छे एम्प्लॉयी मिलते नहीं, अच्छे एम्प्लॉयी बनाना पड़ते हैं। एग्ज़ैक्टली। आप क्लीन हार्टेड लोग रखो, आप ऐसे लोग रखो जो क्विक लर्नर हैं, हाँ। ऐसे लोग आप रखो जो कि जिनका लाइफ में कुछ गोल है, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं। हुँ। आपको कैसे लोगों को नहीं रखना है ये मैं बता देता हूँ। आपको टाइम पास करने वाले लोग नहीं रखना है। ऐसे लोग जो लाइफ में सीरियस नहीं है, ऐसे लोगों को आपको नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोग जो हमेशा एक्सक्यूज़ देते हैं या किसी भी काम को ना करने के उनके पास बहाने होते हैं, ऐसे लोग नहीं रखना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को रखो, उनको ट्रेन करो, उनको गाइड करो, तो आप अपनी टीम जो बनाना चाहते हो वो आपकी ड्रीम टीम बन जाएगी। Okay. Acha, nowadays you are very involved in a Bollywood parties also. हाँ। As I have been seeing your Instagram stories and all, and you are exclusive producer also. Okay. So, पर्दे के पीछे तो सब एक्टर्स वगैरह को देखा है हमने, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देखा है। उनकी डार्क पार्टी सीक्रेट क्या रहता है? बहुत लोग ये सोचना चाह रहे हैं कि शाहरुख खान के घर के अंदर कैसी पार्टी होती है। हाँ। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताओ आपके जैसे जहाँ पे पार्टीज़ वगैरह हुई है, उसका डार्क सीक्रेट क्या है या किस तरह की रहती है वो पार्टीज़? इस तरह इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, लेकिन मैं एज़ एडवाइज़री बोर्ड मेंबर ऑफ दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, आई यूज्ड टू गेट चांस टू मीट विथ फ्यू ऑफ द सेलिब्रिटीज़, कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। हुँ। तो मैं सिर्फ़ उनका माइंडसेट देखता हूँ, मतलब वो इतने मोटिवेटेड रहते हैं, इतने पावरफुल रहते हैं, उनको मतलब आज देख रहे हो आप, कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में नेगेटिव बोल देगा तो उसको नींद नहीं आती है, हुँ। ठीक है? वो उसी के बारे में सोचता रहता है। तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के अंदर कंट्रोलिंग पावर होती है। वो लोग चीज़ों को इग्नोर करना जानते हैं ओके। और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ना आपको लोगों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। अगर आप लोगों की बातों को दिल से लगाओगे और लोगों के बारे में सोचते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी। करेक्ट। तो उनका मैं माइंडसेट सीखता हूँ उनके साथ रहकर ओके। और मुझे काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है। मतलब आप समझो ना कि इतने भारत देश में इतने लोग हैं, हज़ारों लोग, लाखों लोग मॉडल बनने के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो वो तो एक्टर हैं। करेक्ट। मतलब वो तो काफ़ी ऊपर हैं इन सब चीज़ों से, उन्होंने स्ट्रगल किया है, उन्होंने अपनी चीज़ों को नेचुरल, अब बैकएंड में क्या क्या है, उनके पीछे क्या करते हैं वो लोग, वो दैट इज़ आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। ओके। अच्छा, एक कंपैरिज़न क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे जो कि मैं आपने अपनी बीच में डिस्कशन भी हुआ था उस बारे में। हाँ, बिहेवियर डिफरेंस बिटवीन अ सेलिब्रिटी एंड अ न्यूबॉर्न इन्फ्लुएंसर। देखिए सेलिब्रिटी जो व्यक्ति जितना ऊपर चला जाता है ना, जो व्यक्ति जितना ऊपर रहता है, जो व्यक्ति लाइफ में जितना आगे बढ़ जाता है ना, वो डाउन टू अर्थ हो जाता है। ओके। ठीक है? अभी इन्फ्लुएंसर्स के बारे में मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स को मैंने देखा है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, थोड़ा-सा, थोड़े कुछ मिलियन व्यूज़ आ गए, उसके बाद में वो इतना अपने अंदर ईगो लेकर बैठ जाते हैं कि वो कुछ मेरे कनेक्ट में भी हैं, फ़ोन नहीं उठाते टाइम पर, ठीक है? जो जो 10 बार दिन में फ़ोन लगाते थे, वो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं या उनको ऐसा लगता है वो अपनी खुद की हाइप क्रिएट करवाते हैं, वो गलत है। क्योंकि अगर आप लाइफ़ में कुछ आगे, जितना आगे बढ़ रहे हो ना, उतना आपका सर्कल छोटा हो जाता है, वो बात सच है। लेकिन आपको ईगो नहीं रखना है बीच में। इको है। ईगो सबसे बड़ा बड़ा स्ट्रगल होता है सफलता के लिए। ओके। जितना आप ईगो रखोगे उतना सफल कम होगे। ओके। अच्छा, ये अगर आप जैसे आप सक्सेस की राह पे चलते हो, ओके, सक्सेसफुल हो जाते हो, ओके, आपके खुद के पर्सनली देखा जाए तो काफ़ी फैमिली बिज़नेसेस हैं। रिलेटिव का कैसा रिएक्शन रहता है उसके बीच में, मिक्स्ड और सपोर्टिव? ओके, ओके। देखिए रिलेटिव्स के बारे में मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप सफल होने लग जाओगे ना, तो आपके दोस्त, रिलेटिव्स आपसे नफ़रत करने लगते हैं। ओके। ये फैक्ट है। जब आप सफल होने लगते हो ना, तो आपके दोस्त और रिलेटिव्स आपसे नफ़रत करने लगते हैं। तो जो है उस उनको, अब लोगों की मेंटालिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। करेक्ट बात ठीक है। है? आप जैसे लोग हैं वो वैसे ही रहेंगे। जी। अब तो ये चीज़ आप इसको इस तरह से लो,
एक कोई पर्टिकुलर चीज़ है पैसा कमाना, हम्म, ठीक है? उसके लिए सब रेस में भाग रहे हैं। हम्म, अब जो 1 या 2 लोग पैसा कमा लेंगे तो बाकी सब तो नफ़रत करेंगे ना उनसे, करेक्ट बात। क्योंकि वो चीज़ उनको नहीं मिली। हम्म, इसीलिए ये एक रीज़न है जो मैंने फाइंड आउट किया है, जो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपसे नफ़रत करने लग जाते हैं। ओके। पहले कहते हैं शर्मा जी की लड़की को देखो कितने परसेंट ला रहा है, जब तो अपन खुद लिया है तो बाद में गिर जाता हाँ, नहीं पहले लोग बोलते हैं कि जब आप छोटे होते हो, जब आप पढ़ रहे होते हो, तब उस समय पर लोग आपको टॉन्टिंग करते हैं कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप टॉप नहीं आ रहे हो, है। ठीक है? और जब आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, वही लोग आपसे चिढ़ने लग जाते हैं। ओके, ये रियल फैक्ट ऑफ लाइफ है। ओके। अच्छा, अ, आपका एक फैमिली बिज़नेस है। इट्स एशियाज़ लार्जेस्ट क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज एंड वेरी ट्रस्टेबल आल्सो, राइट? कॉइनडीसीएक्स। बहुत सारे व्यूअर्स का ये जानना है कि व्हाट आर द आइडियाज़ बिहाइंड दिस? कैसे आइडिया मिला था? किस तरह से आइडिया मिला था? ये एक्चुअली मेरे छोटे भाई का स्टार्टअप है। तो ही इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कॉइनडीसीएक्स। तो ही वाज़ इन जापान दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके पहले भी हम लोग साथ में कुछ स्टार्टअप्स कर चुके हैं और अभी भी कुछ स्टार्टअप पर वर्किंग चल रही है। तो कॉइनडीसीएक्स में मैं भी आई यूज्ड टू हेल्प हिम, ठीक है? लेकिन वो ये आइडिया पूरा कंप्लीटली सुमित का ही है। और व्हेन ही वाज़ इन जापान तो वो उसने सोचा ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हम अगले 10 साल बाद जिसको ग्रोथ जिसकी देख सकते हैं। रेवोल्यूशनरी है। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो अगले 10 साल में रिवॉल्यूशन लाएगी? तो वो ही फाउंड आउट दैट एंड ही हैज़ स्टार्टेड। दैट्स रियली ग्रेट। आपने अच्छा सपोर्ट किया था। मैं अभी भी कभी लगता है तो मैं अभी भी मदद करता हूँ। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, फेलियर से डरना चाहिए इंसान को कभी भी? इंसान को कभी भी फेलियर से नहीं डरना चाहिए, फेलियर का सामना करना चाहिए। ओके, जिस दिन आप फेलियर का सामना करना सीख जाओगे ना, उस दिन आप ये समझ लेना कि आप आधी लड़ाई जीत चुके हो। ओके, ओके। हु इज़ मोर हैप्पियर पर्सन अकॉर्डिंग टू यू? अ, अ पर्सन हू इज़ अर्निंग 100 करोड़ और पर्सन हू इज़ अर्निंग 1000 करोड़? हो गया। तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आप दोनों से ऊपर हो, फिर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप 5 करोड़ 10 करोड़ होने के बाद भी दुखी होते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप 50,000 करोड़ भी अगर आपके पास हो तब भी दुखी होते हो। तो इट इज़ मनी इज़ नॉट रिलेटेड विद दैट। मतलब पैसे से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो सुखी है या दुखी है। ये हमें इंसान को हमें फाइंड आउट करना होता है कि हमें अपना स्ट्रगल कहाँ पर रोकना है। ओके, और एक समय पर ऐसा होता है कि 100 करोड़ और 1000 करोड़ बराबर हो जाते हैं। बराबर है। आपका अगर मंथली एक्सपेंसेस अगर आपके 10 लाख रुपए हैं ना, तो आप 100 करोड़ रुपए में भी आप लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जी सकते हो और आप 1000 करोड़ में भी आप लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जी सकते हो। और आप 10,000 करोड़ के लिए भी मेहनत कर रहे हो, तो भी आपका उतना ही एक्सपेंस है। ओके। आप अपनी लाइफ में अपना आइडल किसको मानते हैं? तो मेरे आइडियल या मेरे गुरु मैं हनुमान जी को मानता हूँ। अच्छा, हनुमान जी से मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीखता हूँ, हम्बलनेस उनसे सीखता हूँ। असली भक्त तो वही है ना, मतलब एक्सेप्ट। भक्ति मैं उनसे सीखता हूँ। किसी के लिए किसी भी पर्टिकुलर राम भगवान के लिए उन्होंने वो कितना डिवोटेड थे, वो मैं उनसे सीखता हूँ कि आपको किसके लिए डिवोटेड होना है, किस हद तक आप जा सकते हो डिवोशन के लिए। जब आपको लगता है कि आप जब हनुमान जी को लगा कि उनको लड़ने के लिए शरीर का आकार छोटा करना है, तब उन्होंने वो भी किया। जब उनको लगा कि शरीर का आकार बड़ा करना है, तब उन्होंने वो किया। तो ठीक उसी तरह से इंसान होता है। हमें भी कब हमें एग्रेसिव होना है, कब हमें काम होना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। जो व्यक्ति ये सीख गया ना, वो सब ईज़िली सक्सेसफुल हो जाएगा। अच्छा, आपको ये पता है कि हनुमान जी का जन्म जो हुआ था, हुँ। उसका श्रेय किसको जाता है? उनकी भक्ति का श्रेय किसको जाता है, आपको ये पता है? हाँ, नहीं ये मुझे जानकारी है। नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, इसका श्रेय रावण को जाता है। अच्छा। हाँ, रावण शिव जी का इतना बड़ा भक्त था, जो शायद शिव जी का आज भी उतना बड़ा भक्त कोई भी नहीं होगा। राइट। तो शिव जी ने बोला यार ये तो, और रावण वो भी था, गुस्से वाला भी था। हाँ, तो बोला यार ये कहीं है ना, जो आने वाली जनरेशन है, युग होगा, उनको एक है ना ऐसा इम्पैक्ट नहीं चले जाए कि भक्त इतना गुस्से वाला, क्रूर ऐसा भी हो सकता है। हाँ। तो शिव जी ने फिर एक जन्म लिया। हुँ, ओके, शिव जी ने ये देखा कि मैं अब राम का भक्त बनूँगा, और मैं एज़ एन हनुमान जी का, मैं हनुमान जी बन के रावण से कॉम्पीट करूँगा भक्ति में, कि मैं उससे भी बड़ा भक्त बनूँगा राम जी का। तो आज अगर देखा जाए तो हनुमान जी को
बोलते हैं सबसे बड़ा भक्त राम के वही है। हाँ। और भक्ति जो कहते हैं जिसको, हाँ। जिस तरह से हनुमान जी भक्ति में लीन है राम की, वैसा कोई भी नहीं हुआ आज तक, राइट। पर उसका श्रेय भी रावण को ये नहीं बोल सकते कि श्रेय जाता है, ये बोल सकते हैं कि उनकी रावण की वजह से रावण की वजह पे। इतनी, हाँ, रावण की वजह से जो है हमें हमें ये देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अच्छी चीज़ भी एक रावण की है राइट। क्योंकि थे तो वो बहुत अच्छे भक्त थे। करेक्ट, करेक्ट।